म्यूरेमिक अम्ल किसकी कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है? म्यूरेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। म्यूरेमिक एसिड किसकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो पहली बात तो क्या है, ये जो म्यूरेमिक एसिड है, ये मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है। म्यूरेमिक एसिड क्या है? म्यूरेमिक एसिड ये क्या है? ये है ईथर ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस ग्लूकोजामिन। राइट, क्या कहा मैंने? ईथर ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस ग्लूकोजामिन। इसको हम अमीनो शुगर एसिड भी कहते हैं। अमीनो शुगर एसिड भी कहते हैं इसको, हम लोग अमीनो शुगर एसिड भी कहते हैं। ये तो सब जानते होंगे कि म्यूरेमिक एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर, या जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, या जिसको कि हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उनकी सेल वॉल में मिलता है। लेकिन जब मैं बहुत सारी क्लासेस में जब पढ़ाता हूँ तो ज़्यादातर बच्चों को मैं पूछता हूँ कि क्या आप म्यूरेमिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन है, क्या सबसे पहले म्यूरेमिक एसिड जानते हो कि क्या होता है? क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि म्यूरेमिक एसिड बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट म्यूरेमिक एसिड क्या है? तो म्यूरेमिक एसिड है लैक्टिक एसिड, ईथर ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस ग्लूकोजामिन। क्या है ये? लैक्टिक एसिड का ये ईथर है और ग्लूकोजामिन है। ठीक है, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये एक अमीनो शुगर एसिड है। अमीनो शुगर एसिड है जो कि ग्लूकोजामिन और ईथर ऑफ लैक्टिक एसिड है ना, तो हम इसको क्या कहते हैं? अमीनो शुगर एसिड। ये था म्यूरेमिक अम्ल किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है? म्यूरेमिक एसिड इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जीवाणु और नील हरी शैवाल, या फिर हरी शैवालों के अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर, या फिर यीस्ट के अंदर, या सभी कवकों के अंदर। तो म्यूरेमिक एसिड क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। और म्यूरेमिक एसिड किस में पाया जाता है? तो याद रखना, इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी सेल वॉल, साइनोबैक्टीरिया। तो नील हरित शैवाल और जीवाणु दोनों के अंदर पाया जाता है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्लाज्मा लेमा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा लेमा इन द फॉर्म ऑफ। पहली बात तो प्लाज्मा लेमा सभी समझते हो, कंफ्यूजन नहीं करना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा लेमा कहते हैं। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए या आप सेल मेम्ब्रेन कहिए, कोशिका झिल्ली कहिए, बेटा ये सभी एक ही चीज़ होती है। प्लाज्मा लेमा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्लाज्मा लेमा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं? समझ में आ रहा है ना सभी को? बहुत मजा आने वाला है, आने वाले दिनों के अंदर हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे बेटा। प्लाज्मा लेमा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है ना? प्लाज्मा लेमा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है ये पूछा है। मतलब द कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा लेमा इन द फॉर्म ऑफ। अब सुन लो, ध्यान से सुन लो। ज्यादातर लोगों से जब मैं क्लास में पूछता हूँ कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो सब लोग कहते हैं सर फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। मैं कहता हूँ हाँ ओके, बिल्कुल डन, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। दूसरे बच्चे कहते हैं प्रोटीन की बनी होती है। ओके, यहाँ पर भी सही। ये चीज़ ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, तो बताना ज़्यादातर कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम होता है। 1% से लगाकर केवल 5% तक होता है। 1% से लेकर केवल और केवल 5% तक क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार कार्बोहाइड्रेट तो ओनली 29 रुपीज 6 डेज आर गेटिंग। तो क्लियर है? तो ये चीज़ याद रखना कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। लाइपोप्रोटीन। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट होता है, वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होता है। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही बहुत कम परसेंटेज में होता है लेकिन होता ज़रूर है। अभी कुछ ही देर के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हम लोग इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है कम मात्रा में है लेकिन फिर भी इसका उपयोग बहुत बहुत क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो प्लाज्मा लेमा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं? तो ऑलवेज रिमेंबर द कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा लेमा इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। कुछ लोगों ने जवाब दिया है लेकिन कई बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल? निम्न में से किस जीव में कोशिका भित्ति होती है? राइट, तो आप कहीं पर भी देख लीजिए, क्वेश्चन याद रखना, यूग्लिना, यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होती है। यूग्लिना के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये पादपों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी होती है लेकिन इसके अंदर किसी भी तरीके की सेल वॉल नहीं होती है बेटा। यूग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट, तो इसमें तो एब्सेंट होगी। राइट, अब माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को आपने कभी सुना होगा, इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम क्यों? क्योंकि पहले इसको गलती से कहां पर रख दिया गया था? प्लांट किंगडम में रख दिया गया था। राइट, लेकिन प्लाज्मा ये जो अपने माइकोप्लाज्मा होता है इसके अंदर कभी भी सेल वॉल नहीं होती है। अमीबा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। पेलिकल जरूर होती है, पेलिकल होती है, लेकिन आप पेलिकल को सेल वॉल नहीं मान सकते हैं। पेलिकल होती है लेकिन सेल वॉल नहीं होती है। और ये जो म्यूकर है ये क्या है? आप सब जानते हैं ये क्या है? फंजाई है। तो म्यूकर के अंदर क्या होगी? सेल वॉल होगी। आर यू गेटिंग क्लियर है? किसी ने जवाब दिया था क्या?
जुगलीना जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बेटा, याद रखना, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, सेल वॉल नहीं होती है। अमीबा के अंदर पेलिकल होती है, सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल क्योंकि म्यूकर एक फंजाई है और उसके अंदर सेल वॉल होती है। इज इट क्लियर? तो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो कि कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, भाग लेते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन। अभी मैंने कहा था आपको कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, अभी अपनी बात हुई थी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंटेज होता है वो 1 से क्या होता है, 5% होता है। 1 से 5% होता है। क्या ये बता सकते हैं इसका आंसर कौन सा होगा भाई? कार्बोहाइड्रेट्स विच इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन। क्वेश्चन ये था बेटा कि कोशिका झिल्ली के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट जो बहुत कम मात्रा में है उसका रोल क्या होता है? कुछ लोगों ने कहा पदार्थों के आवागमन में, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में, बिल्कुल गलत है। सूक्ष्म तत्वों को जोड़ने में, ये भी गलत है। अटैचमेंट टू द माइक्रोफिलामेंट या शुष्क नलिकाओं से जुड़ने में, राइट। अटैचमेंट टू माइक्रोट्यूबल्स, यह अटैचमेंट टू माइक्रोफिलामेंट्स, ये था अटैचमेंट टू माइक्रोट्यूबल्स। सूक्ष्म तंतु से जुड़ने में या शुष्क नलिकाओं से जुड़ने में। देखो भाई, एक चीज याद रखना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट जो होता है वो सेल रिकॉग्नाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कोशिका पहचान के अंदर। मैं आपको एग्जांपल देकर प्रूव कर सकता हूँ इस बात को। एक याद रखना, ये जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है वो सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन करने की क्षमता रखता है। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन करने की क्षमता रखता है। अब प्रश्न उठता है कि सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन क्या है? तो अपनी कोशिका और पराई कोशिका में पहचान, अपनी कोशिका और पराई कोशिका के अंदर पहचान, ये इसकी सबसे बड़ा गुणधर्म है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपका इधर की तरफ लिवर है और पीछे की तरफ किडनी है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप लिवर के अंदर किडनी की सेल्स डाल दें और लिवर के अंदर तो किडनी की सेल्स डाल दें और किडनी के अंदर लिवर की सेल्स, किडनी के अंदर लिवर की या लिवर के अंदर किडनी की सेल्स डाल दें? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। किडनी की सेल्स जो है वो लिवर में नहीं डाली जा सकती, लिवर उनको रिजेक्ट कर देगा। लिवर की सेल्स को किडनी में नहीं डाल सकते हैं, किडनी उसको क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। और कई बार ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब होता है, अंग प्रत्यारोपण होता है, तो भी शरीर की कोशिकाएं जो है वो इसी सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन के द्वारा पराई आई हुई चीज को डिस्कार्ड करने की क्या करती है, कोशिश करती है। तो मैं एक बात महत्वपूर्ण होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, कार्बोहाइड्रेट जो कि कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं उनका बेटा मुख्य कार्य होता है कोशिका पहचान। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, अपनी और पराई कोशिका की पहचान। समझ में आ रहा है? सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान में पाया जाता है, उसका अद्वितीय गुण होता है। इज इट क्लियर? ठोस भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है प्लाज्मा कला। मान लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, से फॉर ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इससे होकर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर कोई ठोस पदार्थ है ना, कोई सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड पदार्थ जो है, एनी सॉलिड सब्सटेंस इज एंटरिंग इनटू द सेल। प्लाज्मा कला से होकर ठोस भोजन का अंतर्ग्रहण हो रहा है। इंजेक्शन ऑफ अ सॉलिड फूड पार्टिकल बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। कोशिका झिल्ली से होकर किसी एक ठोस भोज्य पदार्थ का भीतर की तरफ आना क्या कहलाता है? बहुत सारे प्रश्नों के, जरा देखिए मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। एक होता है पिनोसाइटोसिस, एक होता है बेटा पिनोसाइटोसिस और एक होता है फेगोसाइटोसिस। एक होता है पिनोसाइटोसिस और एक होता है फेगोसाइटोसिस। इसको याद करवाने का तरीका बता देता हूँ। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस को बोलते हैं बेटा सेल ड्रिंकिंग। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? मतलब कोशिका भी पीती है, कोशिका भी खाती है। सेल ड्रिंकिंग एंड सेल ईटिंग। पिनोसाइटोसिस के अंदर लिक्विड सब्सटेंस को सेल के भीतर लिया जाता है, फेगोसाइटोसिस के अंदर हम सॉलिड सब्सटेंस को क्या लेते हैं, भीतर लेते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? क्या कहा मैंने? फेगोसाइटोसिस के द्वारा हम सॉलिड सब्सटेंस को भीतर लेते हैं, पिनोसाइटोसिस के द्वारा हम लोग लिक्विड सब्सटेंस को भीतर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? प्लाज्मा कला से होकर ठोस भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। क्या ये अंतःपरासन एंडोस्मोसिस कहलाता है? क्या ये पिनोसाइटोसिस कहलाता है? क्या ये साइटोकाइनेसिस कहलाता है, या ये फेगोसाइटोसिस कहलाता है? अब एंडोस्मोसिस तो आप समझते ही हो, किसी चीज का सेल का किसी चीज का अंदर आना, ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ तो ठोस पदार्थ का अंतर्ग्रहण पूछ रहा है, तो ठोस पदार्थ का जो अंतर्ग्रहण होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर फेगोसाइटोसिस। भूलोगे तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। आप सब जानते हो कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन दो ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनके अंदर की डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, प्लास्टिड के अंदर भी होता है, यस और नो। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है। कोशिश कीजिएगा जवाब देने की, इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। नेकेड होता है, नग्न होता है। नेकेड का मतलब समझते हो? नेकेड का मतलब होता है डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़े हो। नेकेड क्या होता है? नेकेड डीएनए का मतलब समझते हैं? नेकेड डीएनए का मतलब होता है डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन अटैच्ड, डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन अटैच्ड नहीं होते, डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन अटैच्ड नहीं होते हैं।
तो जब डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन अटैच नहीं होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नेकेड डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नग्न होता है, वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब होता है सर्कुलर। देखिए दो तरीके के डीएनए होते हैं, एक होता है बेटा लीनियर डीएनए, एक होता है सर्कुलर डीएनए। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए और प्रोकैरियोट्स का डीएनए यानी कि बैक्टीरियल डीएनए, ये सब सर्कुलर होते हैं। और द्वि चुकी डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड तो समझते हो ना, मतलब दो लड़ियां होती हैं, ये एक लड़ी है तो ये कौन सी है, दूसरी लड़ी है, दो लड़ियां होती हैं। और ऑल ऑफ द अबव, जरा देखते हैं किस किस ने जवाब सर होना चाहिए। फोर्थ, मैंने कहा ना क्वेश्चन जब सिंपल होते हैं तो गलतियां ज्यादा होती है, क्वेश्चन सिंपल होते हैं तो गलतियां ज्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन डीएनए भी सर्कुलर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी सर्कुलर होता है, राइट। और कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। तो सभी, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर क्या होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है, दैट इज नेकेड होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, नग्न होता है, वृत्ताकार होता है, द्विरजुकी होता है। गॉट इट और नॉट, क्लियर है। क्रोमोसोम किससे उत्पन्न होता है, इतना तो सभी लोग जानते होंगे। कई बच्चे मुझसे पढ़ भी चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, मेरे प्लेटफॉर्म सुपर गुरु के ऊपर बहुत बच्चे पढ़ भी रहे हैं। यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया, ये स्पर्म का बनाया बेटा, और ये स्पर्म का जैसे कि हेड है। और आप सब जानते हैं कि स्पर्म के हेड के ऊपर क्या होता है, एक्रोसोम होता है। और एक्रोसोम जो होता है वो अंड झिल्लियों को तोड़ने का काम करता है। इट इज हैविंग द रोल टू ब्रेक द एग मेम्ब्रेन। ये सुनो, क्योंकि एक्रोसोम स्पर्म लाइसिन का स्थापन करता है, और स्पर्म लाइसिन जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं किसको, एग मेम्ब्रेन को। अंड झिल्लियों को तोड़ने का, अंड झिल्लियों को तोड़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है, प्रश्न ये है शुक्राणु का एक्रोसोम किससे डिराइव होता है। शुक्राणु के एक्रोसोम को कौन बनाता है, देखें पुटिका से। देखिएगा क्या कहा, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज डिराइव फ्रॉम, राइट, गोल्जी ट्यूब्यूल से। शुक्राणु का एक्रोसोम बनता है गोल्जी पुटिका से, लाइसोसोम से, गोल्जी ट्यूब्यूल से, या सिस्टर्नी से। कैसे बनता है भाई, शुक्राणु का एक्रोसोम उत्पन्न होता है तो हमेशा याद रखना किससे होता है भाई। देखें किसी ने जवाब दिया क्या, इज फर्स्ट गोल्जी वेसिकल। एक्रोसोम जो होता है वो हमेशा किससे बनता है, गोल्जी वेसिकल से बनता है। इज इट क्लियर, याद रखना। संश्लेषण करता है कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा कोशिका अंग स्टीरॉइड का संश्लेषण करता है, विच सेल ऑर्गेनल सिंथेसाइजेज स्टीरॉइड्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईआर जो होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके की होती है, आरईआर और एसईआर। इसका तो काम होता है आरईआर का प्रोटीन सिंथेसिस, और एसईआर के दो काम होते हैं, एक तो होता है लिपिड सिंथेसिस, और एक होता है स्टीरॉइड सिंथेसिस। स्टीरॉइड सिंथेसिस समझ में आ रहा है क्या कहा है बेटा मैंने, व्हाट आई हैव सेड यू। ईआर में जो एसईआर होती है, ईआर में भी एसईआर जो होती है वो स्टीरॉइड का संश्लेषण करती है। क्वेश्चन ये था, विच सेल ऑर्गेनल सिंथेसाइजेज स्टीरॉइड्स, कौन सा कोशिकांग स्टीरॉइड्स बनाता है। क्या ईआर से बनता है, गोल्जी बॉडी से स्टीरॉइड बनते हैं, पैरोक्सिसोम से बनते हैं, या लाइसोसोम से बनते हैं। तो कि एसईआर स्टीरॉइड सिंथेसिस करता है। तो एसईआर तो हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, लेकिन ईआर तो था ना भाई। तो ईआर कभी होता है कि ऑप्शन में तो केवल ईआर ही दे रखा है, कभी एसईआर भी दे रखा हो सकता है, आरईआर और एसईआर दोनों दे रखे हो सकते हैं। तो उस केस के अंदर एसईआर के ऊपर ऑप्ट करके आओगे। इज इट क्लियर, एसईआर के ऊपर ऑप्ट करोगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप सभी जानते हैं ऑक्सीसोम, तो सभी जानते हो ऑक्सीसोम्स, जानते हो ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरीके के कुछ अंगक होते हैं जो क्रिस्टी के ऊपर संलग्न रहते हैं, ठीक है। और ये एफ नोड और ये F1 होता है, राइट। ये हेड है, ये बेटा स्टॉक है, और ये बेस है। ये मैंने आपके सामने जो डायग्राम बनाया है ये ऑक्सीसोम का बनाया है, ये ऑक्सीसोम का बनाया है। तो ऑक्सीसोम्स के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि ऑक्सीसोम, जैसे कि एलिमेंट्री पार्टिकल। जो लोग नहीं जानते हैं वो यहाँ पर सीखने की कोशिश करें। एलिमेंट्री पार्टिकल है, ऑक्सीसोम है। और हाँ, आज एक चीज़ और, जब अपनी लाइव क्लास खत्म होगी तो उसके बाद में मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और इंग्लिश दोनों ही माध्यम लोग ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल, या देखो एक नया नाम जो शायद ही ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, इनको फर्नांडिस मोरन पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फर्नांडिस मोरन पार्टिकल, राइट, फर्नांडिस मोरन पार्टिकल। जैसे कि मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाया और इसके अंदर जो भीतरी झिल्ली है लाइक दिस, राइट। अब इतना तो सब जानते हो कि ये क्या है, क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी है। और इस क्रिस्टी के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से क्या लगे रहते हैं, ये ऑक्सीसोम लगे रहते हैं। ऑक्सीसोम डिटेल में कैसे होते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बना के बताया हुआ है। तो अब वो पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के प्राथमिक कण का मतलब होता है एलिमेंट्री पार्टिकल। हिंदी लिखते हैं इसकी, यहाँ पर हिंदी लिख देते हैं। ये क्या है बेटा, दैट इज प्राथमिक कण। इज इट क्लियर, प्राथमिक कण। तो माइटोकॉन्ड्रिया के प्राथमिक कण है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर। तो F1 पार्टिकल है, यस ये रहा एलिमेंट्री पार्टिकल F1 पार्टिकल। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के प्राथमिक कण थोड़ी है कोई, राइबोसोम या डीएनए या लाइसोसोम। तो आपके सामने एलिमेंट्री पार्टिकल, माइटोकॉन्ड्रिया के एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है, तो F1 पार्टिकल। होप सो आप लोगों को ये चीज़ आपको बता दूं, टीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक
एसिड साइकिल। देखिए एक दो बच्चे बताओ टीसी किसको कहते हैं बेटा? क्रेब्स साइकिल भी है, राइट। और इसी का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी। देखो हमेशा जब मेरी आदत है सी साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल तो सब लोगों ने सुना हुआ है, सब लोगों ने 12th क्लास से सुना हुआ है, 12th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट। टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल कह देते हैं, इसी को ही हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह देते हैं। क्यों क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड क्यों कहा? क्योंकि सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड है, इसलिए इसका नाम सिट्रिक एसिड पड़ गया। और जो पहले स्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं जो सिट्रिक एसिड वगैरह, इनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या 3 होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या 3 होती है, COH ग्रुप की संख्या 3 होती है, इसीलिए बेटा इसको हम क्या कहते हैं? टीसीए साइकिल कहते हैं। तो अब वो कह रहा है कि टीसीए चक्र का क्रिया स्थल कहां पर इंगित किया जाता है? वेयर डज द टीसीए साइकिल टेक्स प्लेस? सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि टीसीए साइकिल कहां चलती है, राइट। तो टीसीए साइकिल में आपको पहले डायग्राम बना के बता देता हूं कि कहां चलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाया मैंने, ये क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो चीज देख रहे हो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स के अंदर टीसीए साइकिल चलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी नेसेसरी एंजाइम्स हैं, क्रेब्स साइकिल बिना एंजाइम के चलती नहीं है। जितने भी नेसेसरी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे नेसेसरी एंजाइम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कहाँ पर होते हैं बेटा? यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होते हैं। तो टीसीए चक्र का जो स्थल क्रिया स्थल है कहाँ पर इंगित किया जाता है? तो वो याद रखना, वो कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। आप क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है? कोशिका द्रव्य में, क्या साइटोप्लाज्म में? नो। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में, इनर मेम्ब्रेन तो ये रही, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ी क्रेब्स साइकिल चलती है। मैंने तो कहा है टीसीए साइकिल जो होती है वो मैट्रिक्स में चलती है, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? नो। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली में, क्या यहाँ पर चलती है क्या? बाहरी झिल्ली के ऊपर? नो। तो फिर कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। क्यों की मैट्रिक्स में? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में इसलिए चलती है क्योंकि क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए जितने भी जरूरी एंजाइम्स होते हैं, क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए जितने भी जरूरी एंजाइम्स होते हैं वो सब बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे कहा है कि एक चीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, सीखेंगे हम लोग बहुत सारी चीजें। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल को बोलते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। तो दो होते हैं बेटा, एक तो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वन आर नोन एज द माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरे जो होते हैं वो कौन होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, राइट। और ऑर्गेनेल जो है वो क्यों है? क्योंकि इन दोनों ही के अंदर एक तो डीएनए होता है और दूसरा जो होता है वो इनके अंदर क्या होता है? राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम के कारण तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं बेटा, राइबोसोम के कारण तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, और डीएनए के कारण ये क्या कर सकते हैं? रेप्लिकेशन कर सकते हैं, प्रतिकृत्यन कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं या प्रतिकृत्यन कर सकते हैं। तो सेमी ऑटोनोमस क्यों कहा? तो सेमी ऑटोनोमस इसलिए कहा क्योंकि ये रेप्लिकेशन के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, रेप्लिकेशन के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। जरा देखते हैं कि इनमें से जो दे रखे हैं वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कौन है? अर्धस्वायत्त कोशिकांग। क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है? यस। स्वर विज्ञान कौन है? तो यू मस्ट नो वेरी वेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर यहाँ पर यदि एक और चीज भी दे रखी होती, क्लोरोप्लास्ट भी दे रखा होता, तो हम क्लोरोप्लास्ट को भी ऑप्ट करते हैं।